गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँगा। क्या हालचाल? सब बढ़िया। निधि सिंह, विशाल राज, शिवा, दिवाकर, एम डी के वर्मा, अनूप कुमार, कुंदन, विशाल, अंश, सौ। झील उतना ही है, उतना ही आता। अरे उतना है नहीं आपके सिलेबस में। पवन प्रजापति, भूमि, राधिका कहर और करण मिश्रा, पवन प्रजापति, कुंदन, अभिषेक मेहरा, सुदर्शन सिंह चौहान, सचिन। बेटा आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो नदी तंत्र है। नदी तंत्र। रिवर सिस्टम। नदी तंत्र नॉर्मल सी बात है। देखो बेटा, नदी तंत्र वो होता है जो नदियों से संबंधित होता है। नदी तंत्र वही तो होगा जो नदियों से संबंधित होगा। मतलब जो नदियों से संबंधित होगा वो नदी तंत्र होगा। बस सीधी सी बात। तो भारत में जो नदियां हैं, जो नदी तंत्र है इंडिया का, वो दो भागों में विभाजित किया गया है। नदी तंत्र दो प्रकार का होता है। पहला होता है हिमालयी नदियां, और दूसरा होता है आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। जो बेटा आपका हिमालयी नदियां होता है, ये हिमालय से निकलती हैं। और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होती हैं वो भारत के बीच से निकलती हैं। बेटा बात यह है कि जो हिमालयी नदियां होती हैं वो कहां से निकलती हैं? हिमालय से। और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होती हैं वो कहां से निकलती हैं? प्रायद्वीपीय भारत से। कई सारे बच्चों को यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो मैं आपकी भाषा में आपको समझाऊं। भारत के बीचों बीच से। भारत के बीच से।
भारत के बीच से। बात यह है कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां होती हैं वो कहां से निकलती हैं? भारत के बीच से, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है कि प्रायद्वीपीय भारत के बीच से जो नदियां निकलती हैं उसको हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहते हैं, और जो हिमालय से निकलती हैं उनको हम हिमालयी नदियां कहते हैं। यहां तक ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। बात समझ रहे हैं? अब इसके बाद मैं आपको बताऊं इन नदियों में ऐसी कौन सी नदियां हैं जो हर समय बहती रहती हैं, जिनमें हरदम पानी रहता है। ऐसी कौन सी नदियां हैं जिनमें के हरदम पानी रहता है, वो हर समय बहती रहती हैं? तो आप कहेंगे कि जो हिमालयी नदियां होती हैं मेरे प्यारे दोस्त, यह 12 मासी होती हैं, सदा नीरा होती हैं, एवरग्रीन होती हैं। बारहमासी होती हैं, सदा नीरा होती हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये मौसमी होती हैं, बरसाती होती हैं। अर्थात ये आपकी सीजनल होती हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये जो नदियां होती हैं आपकी, ये होती है हिमालयी नदियां और ये होती हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। बात से याद से रखना। यहां तक मेरे ख्याल से आप सबके समझ में आ चुका होगा। एक बार सभी बच्चे थम्स अप कर दो कि आपने यहां तक लिख लिया है और आपके समझ में भी आ चुका है। जल्दी से बता दो। हम पढ़ते हैं अब हिमालयी नदियां। हिमालयन रिवर्स। हिमालयी नदियां, इनमें हम 3 प्रकार का तंत्र पढ़ेंगे बेटा। मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा मैं उसी तरीके में लिख रहा हूं आपके सामने। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दूसरा पढ़ाऊंगा आपको सिंधु नदी तंत्र। और तीसरा पढ़ाऊंगा आपको गंगा नदी तंत्र। इसमें अनगिनत नदियां शामिल हो जाएंगी। तो पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे हिमालयी नदियों में वो रहेगा आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। दूसरा रहेगा हमारा इंडस रिवर सिस्टम।
और तीसरा रहेगा गंगा रिवर सिस्टम। सेम तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता, और क्योंकि ये ज्योग्राफी है तो आप कभी भी पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे, लगभग लगभग वही रहता है। तो आप, मैं कहता भी हूं हमेशा, मैं हमेशा कहता भी हूं चीजों को, कि मैं कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मुझसे कहीं पर भी पढ़े हैं तो सेम रहता है, तो ये तो मेरे अंदर की काबिलियत है कि किसी भी बच्चे के साथ मैं कभी भी भेदभाव नहीं कहता। सदा नीरा क्या होता है? सदा माने हमेशा, नीरा माने पानी, जो हमेशा बहे उसे सदा नीरा कहते हैं। चलो, ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। ये ब्रह्मपुत्र नदी है। 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इतना सब नहीं पढ़ा था बेटा मैं, बैच के हिसाब से कुछ तो चीजें बदलती हैं, बैच के हिसाब से बहुत सारी चीजें बदलती हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सेम जैसा रहे। लेकिन मैं भेदभाव बहुत कम करता हूं। जैसे अगर आप जीएस स्पेशल देखोगे तो उसमें अलग पढ़ा रहा हूंगा, अगर आप देखोगे मुझसे फाउंडेशन बैच तो उसमें अलग डीप हो जाता है, डीप हो जाता है कई जगह, कई जगह बस ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, टॉपिक तो वही रहेंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे बड़ी बात यह है कि ये तिब्बत के चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलती है। कहां से निकलती है? चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलती है। कहां से? चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे पहले ये तिब्बत में प्रवेश करती है, तिब्बत के बाद यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी, और इसके बाद यह नदी है ना, इसके बाद ये असम में प्रवेश करती है, और असम के बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। आपसे पूछे कि ब्रह्मपुत्र कुल कितने देशों में होकर बहती है तो तीन बताना। ब्रह्मपुत्र कुल कितने देशों में होकर बहती है तो तीन बताना। चीन का तिब्बत, भारत और बांग्लादेश, यहां तक रहेगा याद। चीन तिब्बत, चीन का ही हिस्सा है तिब्बत, तो चीन, भारत और बांग्लादेश। आपसे कहे
कि ब्रह्मपुत्र भारत में सबसे पहले किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो आप बता के आना उसे अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। बेटा चौड़ाई नहीं पूछता है ना, न मुझे पता चौड़ाई कितनी है। अब इसके बाद और अगर ऐसे अनर्गल कमेंट करोगे तो आज तो मैंने तुम्हारा कमेंट ले लिया है, लेकिन याद रखना आज के बाद तुम्हारा एक सिंगल कमेंट नहीं उठाऊंगा, कमेंट करते रह जाना पूरे कमेंट बॉक्स में, है ना। तो यहां पर हम अगर बात करें तो भारत अरुणाचल प्रदेश के बीच में, भारत अरुणाचल प्रदेश के बीच में यह सबसे पहले प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग या सियांग कहते हैं, देहांग अथवा सियांग कहते हैं। असम में पहली बार इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है और तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। दिहांग या सियांग अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र असम में और बांग्लादेश में इसको हम मेघना के नाम से जानते हैं। इधर से गंगा मिलती है, पद्मा हो जाती है, फिर जमुना के नाम से ये गिर जाती है किसमें? बंगाल की खाड़ी में। एक बार ये चित्र संपूर्ण बनाइए कॉपी पर। नादान नहीं है बेटा, नादान नहीं है। अगर इस उम्र में शादी कर दी है तो 25-30 बालक पैदा कर देगा, तो नादान नहीं है, नादान कोई भी नहीं होता। चीजों को एलेबोरेट कर लो, मैं सिंगल कमेंट नहीं उठाऊंगा। गड़बड़ सवाल पूछोगे ना, एक भी सिंगल कमेंट नहीं उठाऊंगा, जीवन भर पढ़ते रह जाना बस। बेटा कई बार बोल चुका हूं, आज फिर से बोल दे रहा हूं कि मुझे मैप बनाना नहीं आता। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये मेघना है जब इसमें बराक नदी आके मिलती है, नहीं तो बांग्लादेश में ही इसको जमुना के नाम से भी जानते हैं। मेघना के नाम से तो गिर जाती है, पहले इसको जमुना कहते हैं, फिर किसके नाम से जानते हैं? उसके नाम से। अब यहां पर 3-4 पॉइंट लिख रहा हूं, उनको लिखते चलना साथ के साथ, टाइम नहीं मिलेगा, तुरंत में सिंधु नदी तंत्र करवाने लग जाऊंगा। ठीक है बेटा। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। मैं
ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो। ब्रह्मपुत्र भारत में सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र भारत में सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर्स इन अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग अथवा सियांग कहते हैं। क्या कहलाती है ये? दिहांग या सियांग इन अरुणाचल प्रदेश। असम में इसे पहली बार ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। इट इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्र इन असम। सबसे पहले कही जाती, इससे पहले कहीं पर भी ब्रह्मपुत्र नहीं कही जाती। बात समझ में आ रही है? इससे पहले बात समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा हिस्सा तिब्बत में, चीन में है बेटा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो, बांग्लादेश में इसे बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। इट इज कॉल्ड जमुना इन बांग्लादेश। क्या कहते हैं बांग्लादेश में से? जमुना कहते हैं। बराक नदी से मिलने के बाद इसे बराक नदी से मिलने के बाद इसे मेघना कहा जाता है। इट इज कॉल्ड मेघना आफ्टर
ये आंखों के अंधे, ये ऊपर क्या लिखा है जमुना, नीचे क्या लिखा है मेघना। आंखों के अंधे क्या लिखा है मेघना और जमुना। ऐसे बालक जिनको चित्र में समझ में नहीं आया था वो बालक यहां से लिख लें, और जिनको चित्र नहीं बनाना वो अपना चित्र से लिख लें। ठीक, ये हो गया आपका। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी है। ट्रिब्यूटरी रिवर लोहित। लोहित नदी को खूनी नदी कहते हैं। अब आप में से कोई विद्वान होगा वो कहेगा खूनी नदी क्यों कहते हैं। इसकी वजह से बाढ़ वगैरह आ जाती हैं, और ये पटकई बूम के पहाड़ से निकलती है, तो इसका थोड़ा सा फेरस ऑक्साइड के कारण रंग लाल भी होता है। लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं। लोहित इज कॉल्ड ब्लड रिवर। लोहित नदी को कैसी नदी कहते हैं, खूनी नदी भी कहते हैं। असम, इस ब्रह्मपुत्र पर भारत का दूसरा जलमार्ग। भारत का दूसरा जलमार्ग सेकेंड वाटरवे ऑफ इंडिया ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। इसका नाम क्या है, सादिया से दोहरी तक। ब्रह्मपुत्र पर ही भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में ही है। यह असम का 35वां जिला है, 35th डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। भारत का सबसे लंबा पुल असम में ब्रह्मपुत्र पर ही है। भारत का सबसे लंबा पुल जिसका नाम भूपेन हजारिका है, यह भी ब्रह्मपुत्र पर असम में है। भूपेन हजारिका किस पर है, ब्रह्मपुत्र में असम पर है। अच्छा, इकट्ठे तू 50 सवाल कर देगा, ऐसे कमेंट कर देगा, और तुझे लगता है कि मैं फिर रिप्लाई कर दूंगा। ये थोड़ा सा पेशेंस नाम की चीज होती है कि नहीं होती।
हम्म। अरे कमेंट से पूरा मुड़ के देख रहा हूं तो पूरा का पूरा बॉक्स भरा हुआ है, अब तू पता कर ले इसी का मतलब। भारत का सबसे लंबा पुल, मतलब इस भाई साहब को यह लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पेपर में नहीं आएगा, केवल एक ही सवाल आएगा पेपर में कि भारत में ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है। कुल लंबाई नहीं आएगी पेपर में, भारत का सबसे लंबा पुल नहीं आएगा, भारत का विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप नहीं आएगा, रिवर आइलैंड नहीं आएगा, और भारत का दूसरा जलमार्ग किस नदी पर बना है ये पेपर में नहीं आएगा। बस इन भाई साहब के द्वारा बताई गई वस्तु आएगी कि भारत में ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है। अगर मैंने वो लंबाई नहीं बताई तो इनकी मृत्यु हो जाएगी तत्काल प्रभाव से, और होगी मृत्यु, क्योंकि यही एक ही फैक्ट पढ़ने के लिए आए हैं यहां पर। एक ही फैक्ट पढ़ने के लिए आया है, उस फैक्ट के अलावा इसको जीवन में कुछ नहीं पढ़ना। भारत का सबसे लंबा, अब तुम्हारे कमेंट दिख रहे हैं, उससे पहले तो उसी के दिख रहे थे। भारत का सबसे लंबा पुल, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया, भूपेन हजारिका। ठीक है, अब ये आपसे लास्ट ईयर जब एसएससी जीडी हुआ था तो ये पूछा था कि भूपेन हजारिका किन राज्यों को जोड़ता है। क्या यह असम में ही है, क्या यह असम में ही है, या फिर असम के अलावा किसी और राज्य को जोड़ता है। तो बेटा यह असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। ये जो पुल है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है, और असम का तो सादिया और अरुणाचल प्रदेश का ढोला। इसको पुराना नाम था सादिया ढोला पुल। बाद में भारत रत्न विजेता महान संगीतकार भूपेन हजारिका के नाम पर मोदी जी गए, और पीछे लाइट वाइट जल रही थी और वहां मोदी जी ने एक फोटो क्लिक करवाया। तो बहुत देर सोचने के बाद ख्याल आया कि मैं यहां नया, बहुत नया क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने नया किया कि इस पुल का नाम ढोला सादिया अच्छा नहीं लग रहा, इसका नाम बदल के क्या करते हैं हम, भूपेन हजारिका पुल। क्योंकि इससे पहले जो भारत का सबसे लंबा पुल था वो 7.5 किलोमीटर लंबा था, गांधी पुल, गांधी सेतु। तो ये मोदी जी ने इसका नाम बदल दिया, ढोला सादिया पुल, है ना। भूपेन हजारिका पुल के नाम से विश्व में जाना जाता है वर्तमान में। बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट हो और आपने लिख लिया हो तो वो बताओ जल्दी से। हो गया। पिया डोला समझा दूं, पिया डोला थोड़ी ना लिखा है बेटी, मैंने तो ढोला सादिया लिखा है। पुल का नाम है ये पुराना, ये अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जगहों को जोड़ता है। भारत का पहला जलमार्ग है हल्दिया तक प्रयागराज से, और दूसरा जलमार्ग है आपका ढोला सादिया से दुबरी तक। ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी
रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र, सुबनसिरी। सुबनसिरी। यहां तक किसी भी बालक को कोई सहायक नदी का मतलब क्या होता है? सुबनसिरी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। सुंदरवन, और सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्षों को मैनग्रोव वनस्पति कहते हैं। मैनग्रोव वनस्पति को पृथ्वी की किडनी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जल को स्वच्छ करके भेजती हैं। लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ वर्ल्ड। सुंदरबन। यह गंगा व ब्रह्मपुत्र के बीच है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच है। भूपेन हजारिका की लंबाई 9.06 किलोमीटर। डेल्टा होता है ऐसा भूभाग जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, जल के अंदर प्लेटों के चलने के कारण कोई आकृति ऊपर उठ जाए। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा के बीच है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी। स्वाहा, खत्म हो गई। यहां पर मैनग्रोव वनस्पति है, ये भी याद रखो। जिसे पृथ्वी का गुर्दा, फेफड़ा, किडनी कहते हैं। बात आती है आपकी सिंधु नदी तंत्र। इंडस रिवर सिस्टम। सिंधु और इसकी सहायक 5 नदियों को सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। सिंधु और इसकी सहायक 5 नदियों को इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरी रिवर्स आर कॉल्ड फाइव ट्रिब्यूटरी रिवर। सहायक नदियां होती हैं बेटा, जैसे कि मान लो किसी नदी के साथ साथ जो नदी बह रही है, जैसे तुम्हारा कोई सहायक होता है। क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा तो माफी क्यों मांग रहा है? अपने थोड़ा सा एटीट्यूड में रहा कर कि मैं क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगा, आज के बाद माफी मांगनी नहीं है। सहायक नदी होती है सहायता करने वाली।
अब यहां पे क्या हुआ कि ये जो समझौता है सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी। बेटा ऐसा हुआ कि सिंधु जल समझौते के अंतर्गत एक तरफ तो 3 नदियां रखी गई हैं आपकी, कौन सी कौन सी? सिंधु झेलम चेनाब, और दूसरी तरफ रखी गई हैं रावी सतलुज ब्यास। ये हमारे भारत के पहले महान दूरदर्शी प्रधानमंत्री नेहरू का दिमाग की उपज है। पता नहीं क्या सोच के, चिलम पी के, गांजा पी के, सिगार पी पा के उन्होंने फैसला लिया कि सिंधु झेलम चिनाब का तो 80% पानी पाकिस्तान प्रयोग करेगा, 80% जल पाकिस्तान प्रयोग करेगा, और 20% जल इसका भारत प्रयोग करेगा। ये हमारे नेहरू की बुद्धि की उपज है, महान प्रधानमंत्री पहले। और इसमें कहा गया रावी सतलुज ब्यास का 20% जल पाकिस्तान प्रयोग करेगा और 80% जल भारत प्रयोग करेगा। देखो होता क्या है कि सिंधु सबसे लंबी सहायक नदी है, सिंधु सबसे लंबी सहायक नदी है, और अगर सिंधु सबसे लंबी नदी है इन 5 नदियों में, तो हम कोई बेइज्जती कर रहे हैं? हम तो सही बात बताते हैं, सही बात सुननी है तो सुनो, नहीं तो अपने घर जाके सो जाओ। सिंधु में ही पानी सबसे ज्यादा आता है, और विश्वास करो यदि आज की तारीख में भारत इस पाकिस्तान, नल्ले पाकिस्तान को 80% पानी न देता, तो पाकिस्तान के लोग वहां पर जो पीओके में चली गई है, अब ये पूरी नदी भारत में है ही नहीं, तो पाकिस्तान सिंधु के सहारे इंडिया में घुसपैठ करता है, भारतीय सेना वहां पर नहीं जा सकती। और इस समझौते का 1960 में हुआ था, और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक इस समझौते का मध्यस्थ है। इस समय भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अयूब खान था, दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं संधि पर, और 1960 में यह संधि हुई है। गुड मॉर्निंग सर, हम खली कुज्जमा के जिले से हैं, हम गांव से। खली कुज्जमा किस गांव से हैं? खली कुज्जमा बेटा आया है क्या क्लास में? खली कुज्जमा हाजिर हो। खली कुज्जमा बिहार आएंगे बेटा? आएंगे, जरूर आएंगे। तो बेटा ये 20%, 80%, 20%, 80%, ये जो चीजें हैं ये सभी आपको तोड़ सकता है ट्रीटी, लेकिन थोड़ा वैश्विक प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा वैश्विक प्रभाव ये पड़ेगा बच्चे कि विश्व बैंक इसमें मध्यस्थ है। विश्व बैंक दोनों देशों पर प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन दूरदर्शिता नहीं थी। ये इस संधि से पता चल रहा है कि नेहरू जी बाल बुद्धि थे, थोड़े से बालक टाइप की बुद्धि, या फिर नशा वसा ज्यादा, चिलम बिलम ज्यादा पी ली थी, तो वो उस चक्कर में उनको थोड़ा सा हो सकता है हो गया होगा। नेहरू जी की गलतियों में एक गलती ये भी शामिल है, जैसे कि उन्होंने कहा जाता है। चलो तो अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना, और कल मिलते हैं सवेरे 6 बजे करंट अफेयर की क्लास में।
तब तक अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।